स्टार्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान एडुकेटर्स। मेरा नाम है रणविजय और आप सबके सामने मैं आज न्यू लेक्चर्स लेके आया हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन है हमारा ज्ञान एडुकेटर्स का। यहाँ पे हम सारे कोर्स का तैयारी 1 बाय 1 करवाने वाले हैं और वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। और यहाँ पे कुछ एडमिशन काउंसलर भी हैं। ठीक है, अगर आपको एडमिशन वगैरह करवाना हो तो आप दिए गए कांटेक्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो। आते हैं अपने टॉपिक पे। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, पार्ट 2 पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और पार्ट 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। जहाँ पे भी आप बैठ के देख रहे हो, बहुत आराम से देखना, बहुत छोटा वीडियो है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन लास्ट में मैं एक बार समरी दे दूंगा चैप्टर का, जिसकी वजह से आपको बहुत इजीली तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है आज। चलिए आज के कंटेंट पे आते हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका का स्टोरी। ठीक है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ स्टोरी को, स्टोरी में था क्या, फिर आते हैं हमारे इस पेज पे, इस स्लाइड पे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम का कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, और बेल्जियम का कुछ एथनिक कंपोजिशन पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि वहाँ पे दो कम्युनिटी रहती है। पहला जो डच बोलता है और दूसरा जो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप का स्टोरी हम लोगों ने श्रीलंका में भी पढ़ा था। वहाँ पे दो जो कम्युनिटी थे उनका नाम था सिन्हालाज और तमिल। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी जाना था कि ये जो सिन्हालाज थे और ये जो तमिल था, यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में ना कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कन्फ्लिक्ट बढ़ने की वजह से होता क्या है, श्रीलंका में सिविल वॉर होती है। ठीक है, जबकि बेल्जियम में हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम के जो लोग थे बहुत ही समझदार थे। उन लोगों ने क्या किया था कि पावर को शेयर किया था इक्वली फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में, जिसकी वजह से वहां पे कन्फ्लिक्ट नहीं बढ़े। ठीक है, और वहां पे श्रीलंका जैसा कोई भी स्टोरी नहीं हुआ, सिविल वॉर जैसा। और बेल्जियम आज के भी डेट में बहुत ही एक वेल डेवलप्ड नेशन है, एज कंपेयर करोगे आप श्रीलंका से तो। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, रीजन क्या है पावर शेयरिंग का। ठीक है, तो आप लोग जब एनसीईआरटी देखोगे ना तो उसमें ना दो रीजन दिया गया है। एक रीजन है प्रूडेंशियल। ठीक है, और दूसरा रीजन है आपका मोरल। और एग्जाम में आप अगर आंसर करोगे ना तो ऐसे ही आंसर करना, आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, जिसके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में। ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रूडेंशियल रीजन, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाए कि इसका एक प्रूडेंशियल आंसर कर देना और इसका एक मोरल आंसर कर देना। देखो सबसे पहले पावर शेयरिंग जो होता है ना वो गुड होता है। रीजन क्या है, पहला रीजन, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये रिड्यूस कर देता है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। अगर लड़ाई झगड़ा होने वाली है तो आप क्या करो, दोनों को इक्वल पावर दे दो। देखो वहां पे लड़ाई झगड़ा रुक जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों के पास इक्वल पावर है। ठीक है, अगर एक मजबूत रहा और दूसरा कमजोर रहा तो हमेशा देखोगे कि जो मजबूत होते हैं ना वो कमजोर को पीटते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो कि कन्फ्लिक्ट रुक जाए। ठीक है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होने वाली है वो रुक जाए। आगे देखते हैं। सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर किसी कंट्री में सोशल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, समाज में ना कन्फ्लिक्ट हो रही है, विचारधारा में मतभेद है या फिर लड़ाई झगड़ा हो रही है, तो उसमें उस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। मतलब वहाँ का जो सरकार है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट इनस्टेबल है। ठीक है, कभी भी हो सकता है गवर्नमेंट गिर जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, पावर शेयरिंग दूसरा पॉइंट है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब तक आप पावर शेयर नहीं करोगे ना, ये आप बात जान लो, तब तक पूरे कंट्री में पॉलिटिकल
ऑर्डर में आप नहीं देख सकते हो कि शांति बनी बैठी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पावर शेयरिंग कर दिए, अब एक केस ले लो इंडिया का। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि कुछ सीट्स को रिजर्व किया कर दिया जाता है। ठीक है, रीजन क्या है पता है? रीजन यही है क्योंकि वहां पे कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग उस सीट्स पे आए और इक्वल पावर हमारा शेयर रहे उनके साथ, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही कंट्री में है। अगर उन उन पे हम श्रीलंका जैसा कंडीशन कर दे, तो हो सकता है कि कल के डेट में वहां भी यहाँ भी कंफ्लिक्ट हो जाए, इंडिया में भी कंफ्लिक्ट हो जाए। तो हम ऐसा चाहते नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपका प्रूडेंशियल रीजन हो गया। अब मोरल रीजन क्या है पावर शेयर करने का? अब मोरल रीजन ये बोलता है ना कि पावर शेयरिंग जो है ना वो स्पिरिट है। स्पिरिट है किस चीज का? डेमोक्रेसी का। किस चीज का? डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी का स्पिरिट हम बोलते हैं पावर शेयरिंग को। ठीक है, स्पिरिट मतलब आत्मा होती है, मतलब समझो कि विदाउट पावर शेयरिंग ना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है किसी कंट्री में। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। बस बात ध्यान में रखना। ठीक है, एक ट्रू डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग होना बिल्कुल जरूरी है। आगे देखते हैं। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ सिटीजन अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज और हु विल लिव विथ इट्स इफेक्ट। ठीक है, एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है ना, उसमें पावर शेयर डिवाइड होता है। ठीक है, पावर शेयरिंग होता है। पर्सन जो उस कंट्री में रह रहे हैं उनको इक्वली राइट्स होता है कि वो अपने रूलर को चूज कर सके। ठीक है, अगर मान के चलो एक कंट्री है जहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि एक कम्युनिटी से ना पावर ले लिया, ठीक है, कि आपको राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। तो क्या होगा, राइट टू वोट का अधिकार नहीं रहेगा, हमने उनसे राइट टू वोट का अधिकार ले लिया। ठीक है, तो वो लोग जो उस पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं राइट टू वोट को, वो लोग क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से कंट्री में इंस्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसा तो कंट्री के लिए बेहतर नहीं है ना। कंट्री के लिए बेहतर नहीं है तो हमारे लिए भी बेहतर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी लोग पावर को एक्सरसाइज करते हैं मतलब लीडर्स, उनको चूज करने के लिए ना हमें क्या करना चाहिए, पावर पब्लिक के बीच में भी क्या करना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने रूलर्स को चुन सके। ठीक है, इसीलिए हमारे पास एक राइट है, वन वोट वन वैल्यू का। आपका एक वोट जो है ना वो एक ही वैल्यू करेगा, चाहे वो वोट प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो वोट किसी गरीब इंसान का हो। अब देखो लास्ट में, A legitimate government is one where citizen through participate acquire stake in system। एक ऐसा गवर्नमेंट जो एक ऐसा गवर्नमेंट जो इस सिस्टम में है, उनको इस टाइप का जो पावर शेयरिंग है ना, उसको हमेशा स्पिरिट में रखना है, मतलब ध्यान में रखते हुए कि हमारे लोग कैसे रहेंगे हमारे कंट्री में एक बिना इक्वल पावर के साथ। ठीक है, इक्वल पावर देना जरूरी है, उनको हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा मोरल रीजन है और ये हमारा प्रूडेंशियल रीजन है। अगर क्वेश्चन आए वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, आप लोग बहुत आसानी से आंसर कर देना। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, एंड इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पे ना फॉर्म्स और टाइप ऑफ पावर शेयरिंग दिया हुआ है कि मॉडर्न फॉर्म में ना पावर शेयरिंग को ना चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये जो पहला है हॉरिजॉन्टल वाला, ये आपका 2016 में पूछे हुए भी है। सीबीएसई 2016 में ये क्वेश्चन बोर्ड ने आस्क किया है, पूछा भी है। तो आपको ध्यान देना है कि पहला जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से क्या याद आता है आप लोगों को? आप लोग हिंदी पेपर में लिखते हो ना, वो आपका कौन सा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल। और आप लोग अगर ये लाइन इस तरह से कर लोगे तो ये लाइन को आप क्या बोलते हो, वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये देख लो। यहाँ से वन मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं, कहाँ से आते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। पावर विथ डिफरेंट बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल विच आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। आप जानते होगे दोस्त, इंडिया में रहते हैं हम लोग, ठीक है, तो इंडिया में ना गवर्नमेंट के तीन बॉडी है। एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं लेजिस्लेचर, और तीसरे को बोलते हैं हम जुडिशरी। ठीक है, एक लॉ बनाता है, एक लॉ लागू करवाता है, और एक लॉ का क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ऑर्गेन्स है ना गवर्नमेंट के, इसके बीच में पावर डिवाइडेड है।
हर एक का अपना अपना काम है। एक लॉ बनाएगा, दूसरा लॉ चेक करेगा, तीसरा उसको लागू करवाएगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना पावर है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर का वर्क करने लगे। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या है, पावर यहाँ पे डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड है। डन। चलिए, अच्छा, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से आता है वो देख लेते हैं। ये जो पावर है ना, उसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस। ये जो चेक एंड बैलेंस पावर सिस्टम है ना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि चेक एंड बैलेंस पावर सिस्टम मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोला गया है। तो आपको आंसर आना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। ठीक है। दूसरा है आपका वर्टिकल। वर्टिकल को आप क्या बोलोगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हमारे ना 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि एक को बोलते हैं यूनियन, दूसरे को बोलते हैं स्टेट, और तीसरे को बोलते हैं लोकल या फिर सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन सब चीजों इन सब के बीच में भी ना पावर डिवाइडेड है हमारा। और सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है कि ये सब्जेक्ट पे ये कानून बनाएगा। ठीक है, सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। जैसे कि यूनियन में एक सब्जेक्ट हम लेते हैं रेलवे को, तो ऐसा नहीं है कि स्टेट उस पे कोई कानून बना सकता है। यूनियन में कानून है रेलवे का, तो उस पे बस यूनियन ही कानून बनाएगा पार्लियामेंट में। स्टेट में एक सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन, या फिर हम ले लेते हैं पुलिस। तो पुलिस पे हमेशा स्टेट ही कानून बनाता है। ठीक है, तो ये पुलिस जो है ना, ये कभी भी यूनियन के पास नहीं जा सकता है। ठीक है, यूनियन कभी भी पुलिस को अपने अंदर नहीं ले सकती है, ध्यान देना। और तीसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पंचायत। पंचायत पंचायत आप लोग जानते होंगे, हर एक गांव और हर एक कस्बे में पंचायत अभी भी है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बीच में भी ना हमारे पास पावर डिवाइडेड है। कई जगह पे पंचायत नहीं होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी होती है। ठीक है, और कई जगह पे आपको पंचायत मिलेंगे। ठीक है, ये अब समझ में आ गया दोनों। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, दो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब जो तीसरा है ना आपका, वो है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में देख लो क्या लिखा हुआ है। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप लाइक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। आप लोगों ने बेल्जियम का स्टोरी पढ़ा है अभी अभी। वहां पे एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी, जिसको हम क्या बोलते थे? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो पावर जो है ना, सोशल ग्रुप्स के बीच में भी डिवाइडेड है, रिलीजियस, ठीक है, लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में भी डिवाइडेड है। ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इन सब को ना थोड़े थोड़े पावर डिवाइड कर देती है ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे। अब जैसे इंडिया में देख लो, हमारे पास बहुत सारे संगठन हैं, जैसे कि एक आरएसएस है। ठीक है, बजरंग दल है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के पास भी अपना इंडिविजुअल पावर है, और जो पावर इनको गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, तो इनके बीच में भी पावर्स होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमको सीखना है। ठीक है, और वो है हमारा कोalition गवर्नमेंट। अब देखो, एनसीईआरटी में ना ये सब टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, कम्युनिटी गवर्नमेंट या कोaliशन गवर्नमेंट। जब आप एनसीईआरटी को देखोगे तो आपको ये सब टर्म्स नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, नीचे जो लाइन लिखा हुआ है ये आपको एनसीईआरटी में दिखेगा। कोaliशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल के ना गवर्नमेंट बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोaliशन गवर्नमेंट। अगर इंडिया के केस में देखें, तो अगर आप 2024 में इलेक्शन देखे होंगे, तो हमारे पास दो कोaliशन गवर्नमेंट थी। एक थी एनडीए, जिसको लीड कौन कर रहा था? बीजेपी। और एक था इंडिया, जिसको लीड कौन कर रहा था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कोaliशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोaliशन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती है। अब देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पावर शेयरिंग
जो है ना वो देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी, प्रेशर ग्रुप के बीच में, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, जैसे विमेन के लिए होता है, या फिर किसी अ, क्या बोलते हैं उसे, डिसेबल पर्सन के लिए होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके बीच में भी पावर शेयर होता है, ताकि वो लोग आवाज उठा सके गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एक गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर एटलीस्ट टू पार्टीज इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। ये वैसे आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, बट इतना जानना जरूरी था, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर का एक बार मैं रीऑक्युपाई समरी कर देता हूँ आप लोगों के पास, ध्यान से देखना समरी को। ध्यान से देखना समरी को एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बेल्जियम का स्टोरी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा श्रीलंका का स्टोरी। बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी, बेल्जियम में दो कम्युनिटी थे, एक था फ्रेंच और एक था डच। प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, डच का परसेंटेज कंट्री में ज्यादा था, डच का परसेंटेज कंट्री में ज्यादा था, और डच का परसेंटेज कैपिटल सिटी में कम था, ठीक। फ्रेंच का परसेंटेज कंट्री में, फ्रेंच का परसेंटेज कंट्री में कम थी, बट कैपिटल सिटी में ज्यादा था, विच इज अराउंड 80%। और यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना था, 20%, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे पता है आप लोगों को दोस्तों, प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, मेजर प्रॉब्लम क्या था वो देख लेते हैं एक बार। मेजर जो प्रॉब्लम था यहाँ पे वो ये था ना कि ये जो डच है और ये जो फ्रेंच है, ये जो फ्रेंच था ना वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा रिच था, रिच मतलब पैसे ज्यादा थे। और आप देखोगे एक कंट्री में, मान के चलो आपका पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो आपसे जो माइनॉरिटी सेक्शन है ना अगर उसके पास ज्यादा पैसे हो तो ये आपको अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस डच और फ्रेंच के बीच में क्या था, यही रीजन था। रीजन क्या था, फ्रेंच जो थे वो रिच थे, ठीक है। अगर आ जाए श्रीलंका के स्टोरी में तो यहाँ पे सिन्हालाज थे, और दूसरा कौन था, तमिल था। तमिल दो थे, एक वहाँ के नेटिव थे, और एक कौन थे, इंडियन तमिल थे, ठीक है। नेटिव का परसेंटेज 30 है और इंडियन का 5 है, तो टोटल तमिल का परसेंटेज कितने हुए, 18, और सिन्हालाज के कितने थे, 74। ये समरी में कर रहा हूँ बहुत फास्ट, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चैप्टर को पढ़ा दिया है आप लोगों को, ठीक है। अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि सिन्हालाज का परसेंटेज ज्यादा था 74, जिसकी वजह से ना ये बेनिफिट उठा रहे थे वहां पे। और बेनिफिट किसको डिसरिगार्ड करके उठा रहे थे, तो तमिल को। मतलब तमिल यहाँ पे बहुत ज्यादा लोअर वैल्यू में रहने वाले लोग थे, मतलब इन पे अत्याचार किया जाता था, ठीक है। जिसकी वजह से तमिल वाले परेशान हो गए, और सिविल वॉर की कंडीशन यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिला, सिविल वॉर कंडीशन देखने के लिए मिला। जबकि हम बेल्जियम पे आ जाएंगे, तो बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम एक कंट्री था जहाँ पे ये डिवीजन तो था, और इस डिवीजन को हम बोलते थे एथनिक डिवीजन, ठीक है। ये डिवीजन में आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ना एकोमोडेशन वाला एक टॉपिक आता है, कि जहाँ पे एकोमोडेशन करके ये लोग बेल्जियम का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिए। एकोमोडेशन में था क्या, याद करो, तो इक्वालिटी की बात की गई थी। किसके दोनों की इक्वालिटी की बात, फ्रेंच की और डच की। ये हमारा टॉपिक जो हम लोगों ने पिछले क्लास में रिवाइज किया था, ठीक है। अब जो आपका अगला है वो क्या है, वो जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट टॉपिक, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक प्रूडेंशियल रीजन पढ़ा और एक मोरल रीजन पढ़ा, ठीक है। अगला जो टॉपिक था आपका वो था मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें चार टॉपिक आपको पढ़ना है, कि हॉरिजॉन्टल में होता है, हॉरिजॉन्टल में एक चीज आपको याद रखना था, चेक चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ये किसका कहानी है,
हॉरिजॉन्टल का। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाया गया था वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहाँ पे पढ़े थे आप लोग कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में भी क्या होता है, पावर डिवाइडेड होती है। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के बीच में भी पावर डिवाइडेड है। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। और कुछ प्रेशर ग्रुप के पास भी पावर है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पास भी पावर है। और एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कॉलिशन गवर्नमेंट। इस तरह से ना ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो अ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ग्लिचेस वगैरह आए हैं वीडियो में, मैंने चेक किया है। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको बस अपनी एनसीईआरटी की बुक लेनी है, एक नोटबुक लेना है, एनसीईआरटी बुक और एक पेंसिल ले लेना। पहले तो रीड आउट करना, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो गो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नोट कॉपी पे आ जाना। अगर नहीं समझ में आ रही है, वीडियो को 2x करके देखो, 1.5x करके देखो, दोबारा देखना। ठीक है, समझ में आ जाएगा, 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखना पड़ेगा। इसके बाद जब समझ में आ जाए तो नोट कॉपी लेना और खुद से समरी लिखने की कोशिश करना चैप्टर का, कि चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, और कुछ कुछ की और मेजर पॉइंट्स थे आपके, कुछ की पॉइंट्स होते हैं। एनसीईआरटी में जब लास्ट में देखोगे ना, कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपको की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट पेज में देखोगे तो वहाँ पे कुछ एथनिक वर्ड का की पॉइंट है, सिविल वॉर का की पॉइंट है, प्रूडेंशियल और मोरल का की पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस तरह से ये लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है फेडरलिज्म, उसका लेक्चर भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूं। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए। और बने रहिए चैनल के साथ, ज्ञान एडुकेटर्स। थैंक यू।